हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीनू आप सबका स्वागत करती हूँ ट्यूशन पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग का चैप्टर पजल, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पजल। तो पजल हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है। मोस्टली इसके बैंकिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग में इसके 15 क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बैंकिंग में वेटेज पजल का सबसे ज़्यादा होता है और बाकी एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग। तो बाकी एग्ज़ाम्स में भी पजल आती है, लेकिन बैंकिंग में सबसे ज़्यादा पजल आती है और उसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। और रीजनिंग में तो मोस्टली बैंकिंग का पजल से ही होता है, जो नंबर गेनिंग हमारा जो भी पजल, अगर पजल एक बार हमने सॉल्व कर ली तो हमारे इजीली हो जाता है कि क्वेश्चन को नंबर आराम से बाकी 5 क्वेश्चंस करना। मतलब एक पजल दी होती है, उस पजल को अगर हमने सॉल्व कर दिया और उससे रिलेटेड हमें 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 3 क्वेश्चंस, किसी में 2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग, पजल के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन पूछता है वो एग्जामिनर के ऊपर होता है। पर बैंकिंग में मोस्टली 5 क्वेश्चंस होते हैं, एक पजल के 5 क्वेश्चन होते हैं। तो बाकी एग्जाम्स में 2 या 3, लेकिन उनके पजल भी छोटे आते हैं। बैंकिंग के बहुत हार्ड पजल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग एक पजल दी होती है और उसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ऐसे करके पजल्स दी होती हैं। तो अगर एक बार एक पजल सॉल्व हो गई तो उससे हमारे ईजिली 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और बहुत कम टाइम में हो जाते हैं। मतलब 1 मिनट में हम 5 क्वेश्चन कर लेते हैं अगर हमारी पजल सॉल्व हो जाती है तो। लेकिन पजल सॉल्व करने में ही हमारा सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए आज हम समझेंगे कि हमारी कौन कौन सी पजल्स जो हमारे एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की पजल्स होती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पज़ल के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले देखिए सर्कुलर पज़ल होता है, जिसमें हम सर्कल बनाते हैं, उसमें पीपल्स बैठते हैं, लोग बैठते हैं, कितने 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन में दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और फिर हमारी वेरिएबल पज़ल आ जाती है, फिर लीनियर पज़ल आ जाती है, फिर हमारी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर और ये सब हमारी पज़ल्स आ जाती हैं। हेक्सागोन भी करके आती है एक पज़ल, वो भी हमारे इसमें हो जाएगी जब हम करेंगे इस पार्ट को, तो उसमें हम वो क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इस तरीके के मतलब इतने टाइप की हमारी पज़ल्स बनती हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। मोस्टली इन्हीं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर, इनकी भी बहुत सारी लीनियर पज़ल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। मोस्टली हमारे सभी एग्ज़ाम्स में सर्कुलर पज़ल्स ज़्यादा पूछी जाती हैं, वेरिएबल पज़ल भी पूछी जाती है। तो वो पज़ल्स हैं, हमारी 4 पज़ल्स हैं जिससे हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और इनसे ये पज़ल आती ही आती हैं। तो हम लोग इनको पार्ट्स में पढ़ेंगे। हर एक पार्ट, सबका अपना अलग अलग पार्ट आएगा हर पज़ल का। सर्कुलर का अलग, वेरिएबल का अलग, लीनियर अरेंजमेंट का अलग, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर का अलग पार्ट आएगा। तो इसे हम पार्ट में करेंगे और समझेंगे कि एग्ज़ाम में किस किस तरीके की हमारी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करेंगे और जितना हो सकेगा हम उसे उसके अप्रोचेस देखेंगे कि हमें कौन कौन सी अप्रोच करनी चाहिए जिससे हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और जल्दी सॉल्व कर पाएँ। चलिए आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा पज़ल में सर्कुलर पज़ल। तो आज हम करेंगे सर्कुलर पज़ल। तो थोड़ा हम सर्कुलर पज़ल देख लेते हैं। तो ये रही हमारी सर्कुलर पज़ल, तो उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। तो सर्कुलर पज़ल में क्या करेंगे हम लोग, सर्कुलर पज़ल किस टाइप की होती है, सर्कल में जो बैठे होते हैं, राउंड टेबल हो गए, राउंड टेबल में होते हैं उनको सर्कुलर पज़ल कहते हैं। यानी कि सर्कल में एक तरीके के जो होते हैं उनके उसके बारे में बात करते हैं। तो पज़ल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, और सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग जाते हैं और हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन की हम रीडिंग करते हैं और अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें समझना है उसको। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या आता है, ये हमारे इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाते हैं पज़ल को सॉल्व करने के। तो फिर क्या करते हैं हम, क्रिएट एन आइडिया हम क्रिएट करते हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। हम लगाते हैं अंदाज़ा
सोचते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि वो चीज़ करनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए को ले बी को लो, कौन सा हमें पहला अप्रोच करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सी अप्रोच हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलती है। फिर हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप हमारा हो जाता है हम फोकस। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, फोकस ऑन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें क्या है, क्वेश्चन की हमें देखना होगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि हम पज़ल सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है, उसे हम अच्छी तरीके से समझेंगे, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आगे देख पाएंगे कि हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी कैसी होती है वो भी हमारी इसमें चेक हो जाती है, पज़ल सॉल्व करते हैं, और हमारी रीजनिंग स्किल्स भी अच्छी होती है, चेक हो जाती है। तो एग्जामिनर को एक पज़ल में काफ़ी चीज़ें जानने को मिल जाता है हमसे कि ये कितना सोच सकते हैं, कितनी इनकी प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता है, किस तरीके से डील करते हो आप प्रॉब्लम से। तो एग्जामिनर हम लोगों को इस तरीके से हमारी स्किल्स को चेक कर लेते हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस बन जाते हैं। और थिंकिंग स्किल्स चेक होती है हमारी, और थिंकिंग स्किल्स आप कितना सोच सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं ना पज़ल में उतना सोचिए, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं, जितना क्वेश्चन में बोला है, जितनी हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और रीडिंग हैबिट तो हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तो हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, हमें क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होगी, है ना। तो कुछ इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, तो आप अच्छे से पज़ल सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी पज़ल हो। इन चीज़ों को तो आप मतलब रखना ही ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है पज़ल के लिए। अगर ये चीज़ आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी पज़ल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए। और सर्कुलर पज़ल में क्या है, सर्कल में बैठते हैं, बट अगर आप सर्कुलर में आउटसाइड इनसाइड करके, एक नॉर्मल होता है, एक तो सेंटर का होता है, ठीक है, दूसरा हमारा आउटसाइड होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमारे सर्कुलर पज़ल में। तो सेंटर और आउटसाइड, सेंटर में क्या करेंगे, सेंटर हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा और आउटसाइड हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉक, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी, तो वो हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको बताते ही चलेंगे कि आपको कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सर्कुलर पज़ल का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए देखिए, हमारे सामने ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल समझ के क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग रीड करेंगे पहले, और धीरे धीरे उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें क्वेश्चन में, और हमें क्या नाम है क्या क्या अप्रोचेस लेने चाहिए जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम रीड करेंगे। 6 फ्रेंड्स ABCDEF सिटिंग ए सर्कल फेसिंग सेंटर। मतलब 6 फ्रेंड्स हैं जो कि सेंटर सर्कल में बैठे हैं, और वो भी सेंटर करके। सेंटर का क्या बताया था, क्लॉकवाइज होता है, जो कि हमारी डायरेक्शन होता है। जैसा हम हमारा जो राइट होगा वही उनका राइट होगा, जो उनका लेफ़्ट होगा वो उनका भी लेफ़्ट होगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो इनके ये क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पर्सन बिठा लेंगे। कितने 6 पर्सन बोला है ना उन्होंने, तो ये नीचे मैंने 6 पर्सन बना दिए। अगर आप ऐसे बिठाना चाहें तो ऐसे बना दीजिए, अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आप सर्कल में करके बनाना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके तरीके से कर लीजिए। बस हमें जो हमें लोग बिठाने हैं वो हमारे सही सिटिंग होनी चाहिए उनकी, ठीक है। सिटिंग सबकी सेम होगी, चाहे आप कोई भी इसमें बिठाइए, इसमें बिठाइए, इसमें बिठाइए, किसी में भी बिठाइए, सिटिंग सबकी सेम होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पज़ल में क्या काम होगा, सबसे पहले हम ये छोटी छोटी जो हमें इन्फॉर्मेशन होंगी ना, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखते चलेंगे, क्योंकि बार बार हमें क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो पज़ल के बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें हम शुरुआत से लेके चलेंगे, जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाए कि ये हमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के हुए चल रहे हैं कि हमें बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ई इज़ द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि ये बोला है ई क्या है, लेफ्ट है डी के।
तो ये लीजिए मैंने लिख दिया। अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, सी सिट बिटवीन ए और बी। सी क्या है, ए और बी के बीच में बैठा है। अब हमारी थर्ड इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी, एफ बिटवीन ई एंड ए, यानी कि ई और ए के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो ये इस तरीके से हमें 3 इन्फॉर्मेशन दे दी हमें क्वेश्चन ने कि हमें कैसे बिठाना है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको किसके बारे में मिल रही है बताइए। तो सबसे पहले हम डी से शुरुआत करते हैं। डी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, डी के इमीडिएट लेफ्ट ई हो जाएगा। अब ये बोला ई और ए के बीच में कौन बैठा है, एफ। आप इधर से करेंगे तो इधर तो आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से बैठ जाता है। अब ये बोल रहा है सेकंड, क्या बोला है, ए और बी के बीच में कौन है, सी, यानी कि बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पजल सॉल्व हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे करें और यही चीज़ अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ई डी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा और क्या है, ए यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे बैठ इसमें इस तरीके से बिठा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि 6 पर्सन को आपको किस तरीके से बिठाना है, लेकिन 6 पर्सन को ही बिठाना है, एक्स्ट्रा लोग मत लीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा ले लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और सर्कल में जैसे आप सर्कल में बिठाना चाहे तो सर्कल के अकॉर्डिंग बिठा लीजिए, बट मैं ये इस तरीके से इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी आसानी होती है। आई होप आप लोगों को भी आसानी हो ये ऐसे करने में। तो देखिए सबसे पहले हमें पजल से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है तो हम वो देख लेते हैं। तो हु इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट कौन है। अब सी यहाँ बैठा है और आपको यहाँ एज्यूम करो आप यहाँ बैठे हो, तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा, आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है। तो इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, सी के, इमीडिएट राइट सी के हो जाएगा ए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ए, ठीक है। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर ये रहा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। देखिए मैंने आपको यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है कि आपको इस तरीके से सॉल्यूशन, हमारा पजल सॉल्व हुआ है, इस तरीके से हमारी पजल बनेगी, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब पूछ रहा है कि बी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है। अब ये बी यहाँ पे है। अब आप बताइए, आप यहाँ अगर अपने आप को एज्यूम करिए बी आपका यहाँ है, तो आपका राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा। तो बी का लेफ्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इज़ डी। तो इस तरीके से ये सही हो जाता है। ये मैंने आपको यहाँ इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि हमें पजल से ही क्वेश्चन करने हैं, और मैं बार बार अगर वही पजल बार बार पढ़ के बताऊँगी तो आप भी थोड़ा बोर होने लगेंगे और फिर मज़ा भी नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ मैंने ये इसलिए रख ली है पहले से ही, क्योंकि हमें करना तो वही से है आंसर, तो इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ रख ली है और हम इसे देख के हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना। तो इसलिए तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या निकला था, ऑप्शन सी इज़ डी। तो इस तरीके से इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इन द डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। ये तो आपकी इसकी भी प्रैक्टिस करना चाहिए। आप बिगनर्स है तो सबसे पहले छोटे क्वेश्चन से उठाना शुरू करिए। छोटे क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप अप्रोच लेंगे तो आपको ईजी होगा चीज़ों के साथ डील करना। फिर धीरे धीरे आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, है ना। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही लॉन्ग क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो अब फिर छोटे क्वेश्चन फिर आप सीखेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले आप छोटे क्वेश्चंस लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए। एकदम से जंप नहीं कर सकते। अगर एकदम से आप सीढ़ी पे जंप, हाई सीढ़ी पे जंप करोगे तो नीचे गिर जाओगे ना, तो ठीक है, चोट भी लग जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से आप पहले सीढ़ी चढ़िए, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़िए, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़िए। तो एक एक करके चढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी, आप ईजिली कर पाएंगे, है ना। तो चलिए इसका बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनेगा सर्कुलर का। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, PQRST VJ, यानी कि कितने पर्सन है हमारे, टोटल 7 पर्सन है, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल। तो वो एक सर्कल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, और वो सेंटर की तरफ बैठे हैं, यानी कि वो हमारी क्लॉक डायरेक्शन में बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बैठे हैं। अब आपको मैंने पहले क्या बताया था, हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन रीड करते करते जो हमें इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो उन छोटी शॉर्ट टिक में लिखते हुए चलेंगे, जिससे हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। ये चीज़ हम छोटे क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे, तभी हम बड़े क्वेश्चन में हम
हमारे हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है, पहले हम पढ़ते हैं। तो S इज़ नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ B, यानी कि S जो है इमीडिएट नेबर नहीं है B के। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, और इमीडिएट नेबर नहीं है। अब आपको पता है कि ये इमीडिएट नेबर का है, तो आप जो भी आप जिस तरीके से भी डिनोट करना चाहें वैसे कर लीजिए, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इससे आपको आसानी भी होगी और आप कर भी पाएंगे। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही अप्रोच करके करें, लेकिन हाँ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है जब बार बार लैंग्वेज को पढ़ना है ना। तो इस चीज़ के लिए आप ये अभी से शुरू करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे, तो आपको हैबिचुअल हो जाएंगे, तो इतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो S इज़ सेकेंड टू राइट ऑफ T, यानी कि S क्या है, सेकेंड राइट ऑफ T। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, अब हु की बात हो रही है, हु क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड पर्सन से बात हो रही है। ठीक है, हु का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन से बात होती है, और जो एंड होता है वो हमारे फर्स्ट पर्सन से होता है। ठीक है, तो हु यानी कि T इज सेकंड राइट ऑफ Q, यानी कि T क्या है, सेकंड राइट ऑफ Q। चलिए ठीक है, ये भी कर लिया। अब ये बोला है R इज थर्ड टू राइट ऑफ J, यानी कि R जो है थर्ड राइट ऑफ J। अब R यहाँ दिया है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा छोटा सा लिखें जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हमें एंड दे दिया है, तो एंड का क्या मतलब हो गया, यानी कि फर्स्ट पर्सन से मतलब हो गया। इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन से मतलब हो जाता है। तो फर्स्ट पर्सन से मतलब है, तो क्या बोला है इसने, R टू लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, यानी कि सेकेंड लेफ्ट ऑफ P। तो इस तरीके से हमने अपनी इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7% हम अपने बना लेते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाए 7%। देखिए, जब छोटे क्वेश्चन होते हैं तो हमें एक दूसरा हम केस नहीं लेते हैं, फर्स्ट केस में ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब हम बड़े क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हम 2 केसेस लेके चलेंगे साथ में। ठीक है, जो अगर क्वेश्चन आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 2 केसेस लेके करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे क्वेश्चन में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप एक केस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि हमें कैसे, सेंटर है, जाहिर सी बात है हमारे अकॉर्डिंग, जैसा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे पहले T के बारे में दी है, तो मैं यहीं से शुरुआत कर लेती हूँ, Q से शुरुआत कर लेती हूँ। ठीक है, तो Q से मैं शुरुआत करती हूँ। Q के सेकेंड राइट क्या है, T है, सेकेंड राइट मैंने T ले लिया है। अब T के सेकेंड राइट क्या है, 1 2, यानी कि S हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। अब क्या बोला है, S और V क्या हो जाएंगे, इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, यानी कि S और V क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। तो आप छोटे छोटे यहाँ लिख दीजिए जिससे आपको याद रहे। तो आपको पता चल गया S और V क्या इमीडिएट नेबर नहीं है, तो या तो S यहाँ आएगा या तो S यहाँ होगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमें आगे और क्या करना है। तो हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इन्फॉर्मेशन दी है हमें R सेकेंड लेफ्ट ऑफ P, यहाँ पे R की इन्फॉर्मेशन दी है, और यहाँ पे क्या दी है, R थर्ड राइट ऑफ J। अब आप क्या करेंगे, अब R को देखिए, आप अगर R को यहाँ बैठाएंगे तो R का क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ सेकंड केस लेके बनाना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए आसानी है, लेकिन आप फर्स्ट केस में ही ऐसे सॉल्व कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप बिगनर्स हैं, आपको दिक्कत होती है, तो आप दूसरा केस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं R को यहाँ बिठाती हूँ तो R का सेकेंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा। ठीक है, अब P यहाँ आ जाएगा, तो J को मैं कहाँ बिठाऊँ कि मेरा अगर R और P यहीं आ जाएगा तो V कहाँ जाएगा। अब आपको पता है V यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, ज़रूरी है कि V यहाँ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता, तो R तो नहीं हो सकता, R के अकॉर्डिंग तो चीज़ें नहीं हो रही हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे P को रख के देख लेते हैं कि P के अकॉर्डिंग कैसे होगा। तो 1 2, या तो R मैं यहाँ ले लूँ या तो मैं R को यहाँ ले लूँ, तो इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है चीज़ें, लेकिन हम पहले चीज़ें देख लेंगे कि वो चीज़ सही होगी कि नहीं। तो मैं अगर J क्या बोला है, R थर्ड राइट ऑफ J, यानी कि अगर मैं J को यहाँ रखती हूँ 1 2 3 तो R बन सकता है, तो उस केस में यहाँ पे R बन जाएगा। तो आप थोड़ा फ्रेश और साफ लिखने के लिए मैं आपके लिए कर देती हूँ, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी समझने में। उधर देखिए कुछ इस तरीके से है, मेरा Q यहाँ था,
टी यहाँ था, एस यहाँ था। अब मैंने देख लिया यहाँ मेरे वी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, वी आए तो यहाँ आएगा, यहाँ तो यहाँ आएगा। अगर मैं पी को यहाँ रखती हूँ तो पी के सेकेंड लेफ्ट क्या हो जाएगा 1 2, यानी कि आर यहाँ हो जाएगा। और अगर मैं जे को यहाँ रखती हूँ तो 1 2 3, तो मेरा आर नहीं बैठ पाएगा, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं आर को यहाँ नहीं रख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे किसको रखूँगी, यहाँ पे मैं पी को रख के देखती हूँ कि पी को रखने से मेरा काम हो जाएगा। तो पी का सेकेंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा, और आर का जे, यानी कि वी साइड से बातें यहाँ नहीं हो सकता, तो वी यहाँ ही हो जाएगा, ठीक है। और जे के थर्ड राइट क्या है, आर है, तो जे अगर मैं यहाँ रखती हूँ उसका थर्ड राइट देखती हूँ 1 2 3, यानी कि थर्ड राइट ही बन रहा है। तो उस केस में हमारे ये पजल सही हो जाती है, ठीक है। तो ये पजल इस तरीके से हम एलिमिनेट करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन की, कौन सी इन्फॉर्मेशन हटानी है, कौन सी नहीं रखनी है। तो क्वेश्चन के साथ थोड़ी वो लैंग्वेज के साथ हमारी थोड़ी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो रीडिंग हैबिट आप अपनी अच्छी करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आप क्वेश्चन में, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज होती चीज़ सिंपल है, लेकिन एग्जामिनर अब क्या चेंज करेगा, क्या टफ करने की कोशिश करेगा, तो वो लैंग्वेज को थोड़ा टफ कर देता है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो उसमें आप टाइम टेकिंग हो जाए आपके लिए। तो आप रीडिंग हैबिट अपनी अच्छी रखिए और जितना हो सके अप्रोच लीजिए और चीज़ें एलिमिनेट करना देखिए कि आप कैसे चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर यही चीज़ आप यहाँ पे कर देते, एक ही पजल सॉल्व कर एक ही केस में कर लेते तो वो भी ठीक था, लेकिन अब बिगनर्स के लिए तो 2 केस सही रहते हैं क्योंकि वो उनको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन से हम देखते हैं कि हमारे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इस पजल से। तो हु इज़, तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है हु इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। अब क्यू के इमीडिएट राइट कौन है, अब क्यू यहाँ बैठा है, क्यू के इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा। अब आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, आप यहाँ बैठे, आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आर इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन बी आर हो जाएगा, इसका आंसर आर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। ये रहा, मैंने आपके लिए आंसर प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि आर इसका आंसर हो जाता है। क्यू के इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या हो रहा है, व्हाट इज़ जे's पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ पी, यानी कि पी के रिस्पेक्ट में बताइए जे की पोजीशन क्या होगी। अब पी यहाँ पे है, या तो अगर इधर से देखते हैं, राइट से देखते हैं, अगर हम अपने आप को इमेजिन करिए राइट और लेफ्ट दोनों देख लीजिए, ठीक है। तो राइट से देखते हैं, इसका राइट ये हो जाएगा, तो 1 2, तो या तो सेकेंड राइट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट से देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5th लेफ़्ट हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो हम ऑप्शन में देखते हैं थर्ड टू राइट हमारा था ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड टू द राइट, यानी कि सेकेंड टू द राइट हो सकता है हमारा, और सेकेंड टू द लेफ्ट होगा ही नहीं क्योंकि लेफ्ट से हमारा 5th बैठ रहा है हमारा जे, ठीक है। तो उसके इसमें तो बनेगा नहीं, तो नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारा बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो उस केस में तो हमारा बी सही हो जाएगा, सेकेंड टू द राइट। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर सेकेंड टू द राइट, ठीक है, हमारा आंसर निकल आया। तो आप जो क्वेश्चन बोला है आप उसको फॉलो करते चलिए, आपको ईजिली चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, हाउ मैनी ऑफ दैम आर देयर बिटवीन क्यू एंड एस। अब बताइए क्यू और एस के बीच में कितने लोग हैं। अब ये एस बैठा और ये क्यू बैठा है, ठीक है। तो अब बताइए, या तो एक तरफ जे और वी, अगर क्यू के लेफ्ट में देखते हैं तो 2 लोग हो जाएंगे, और क्यू के राइट में देखते हैं तो 3 हो जाएंगे, 2 या 3 लोग हो जाएंगे। तो अगर एस की तरफ से देखते हैं तो भी यही हो जाएगा, पर हमें क्वेश्चन में बताया नहीं है कि हमें किसके अकॉर्डिंग बताना है और कौन से राइट से बताना है कि लेफ्ट से बताना है, ये हमें बताया नहीं होता है। तो जितना बोला है हमें उतना कर ले, और जो हमें ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन में आंसर बोलिए, फिर हम आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लोग हो सकते हैं, 2, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ओनली 2, तो ओनली 2 हो तो सकते हैं, बट हमें अभी क्लियर नहीं है क्योंकि हमारा अगर हम राइट साइड से देखते तो 3 लोग हैं। तो उस केस में अभी इसे डाउट में ले लीजिए, ठीक है। जब ऑप्शन में नहीं दिया होता है तो हम इसे टिक कर सकते हैं। ओनली 4%, अब ओनली 4% भी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो इस केस में ये तो 4 तो क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं होगा, तो ये हमने ऐसे ही एलिमिनेट हो गया।
और 2 और 3 और नीचे दिया है हमारा 3 ओनली, तो 3 ओनली भी नहीं हो सकता, 2 और 3 हम बोल सकते हैं। जब हमें ऑप्शन में दिया है कि 2 या 3 लोग बैठ सकते हैं तो हम यही वाला ऑप्शन हमारे लिए सही होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें राइट से बताना है कि लेफ्ट से बताना है। तो उस केस में हम जो हमें ऑप्शन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हमें जब क्लियर चीज़ें नहीं होती हैं और ऑप्शन में हमें दे दी है कि 2 या 3 बैठ सकते हैं, तो हमारे लिए यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, ये 2 या 3 लोग बैठ सकते हैं, बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, 2 या 3 लोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग बिटवीन वी एंड आर। तो बताइए वी और आर के बीच में कितने लोग हैं। तो वी और आर के बीच में, अब आप वी देख लीजिए और ये आर देख लीजिए, तो वी और आर के बीच में कौन बैठा है, सॉरी, तो वी और आर के बीच में कौन बैठा है देख लीजिए आप। वी और आर के बीच में हमारा क्यू बैठा है, तो हमने ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, यानी कि क्यू। तो हमारा ऑप्शन में हमने चेक किया, हमारा ऑप्शन क्या होता है, डी ऑप्शन में हमारा क्यू दिया है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। तो आंसर को आप थोड़ा देख के टिक करिएगा, क्योंकि कभी कभार होता है हम जल्दबाजी में, हमें जब आंसर सॉल्व हो जाता है तो हम जल्दबाजी में कहीं पे भी टिक लग जाता है। तो आंसर थोड़ा ढंग से और देख के टिक करिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, क्यू इज़ आंसर। ठीक है, वी और आर के बीच में कौन है, क्यू है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा क्या है, थर्ड पजल आ जाती है। अब आप बताएंगे कि थर्ड पजल कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, तो पहले हम रीड करेंगे फिर उसके बाद करेंगे। तो क्या है, STUVWXYZ, मतलब पहले हम देख लेते कितने पर्सन है। अब हमें इसे लैंग्वेज में तो नहीं बताया कि कितने लोग हैं, तो हम पहले ही काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो अब 8 लोग बैठे हैं, तो हमें पता चल गया कि 8 लोग बैठे हैं सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और नॉट फेसिंग सेंटर, यानी कि ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नॉट फेसिंग सेंटर मतलब वो सेंटर में नहीं बैठे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, यानी कि हमारी उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि अपने आप को एज्यूम करिए हमारी उल्टी डायरेक्शन से चलेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा चीज़। चलिए अब हम देख लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, हम छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते चलेंगे क्वेश्चन के, जिससे हमें बार बार पढ़ना ना पड़े क्वेश्चन को। ठीक है, तो उस तरीके से हम करना शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं फिर हम लिखते चलेंगे शॉर्ट में। तो वाई सिट इमीडिएट, ये क्या है, वाई सिट थर्ड टू राइट ऑफ एक्स। वाई क्या है, थर्ड राइट ऑफ एक्स। ठीक है, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, वाई एक्स बोथ आर इमीडिएट नेबर ऑफ, बोथ आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। तो क्या है, वाई और एक्स जो है इमीडिएट नेबर नहीं है किसके, जेड के। ठीक है, ये चीज़ दे दी है, तो ये लीजिए हमने पता चल गया, हमने इस तरीके से लिख दिया। तो अब हु बोला है, यानी कि सेकंड पर्सन की बात हो रही है, तो जेड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यानी कि जेड सेकंड, इसे मैं थोड़ा सही से लिख देती हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। ठीक है, जेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यानी कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब हमने क्या बोला, टी थर्ड राइट ऑफ यू, यानी कि टी क्या है, थर्ड राइट ऑफ यू, इस तरीके से लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या बोला, टी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, यानी कि टी क्या है, वाई का इमीडिएट नेबर नहीं है, हमने इसको भी लिख दिया, ऐसे करके कर दिया। अब v इज़ नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ z और u, यानी कि v क्या है, इमीडिएट नेबर किसका नहीं है, z और u का। तो ये नीचे हमने इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली जो जो हमें बताई गई है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या 8% बिठा लेते हैं कि 8% कौन कौन है। तो इस तरीके से बिठा लीजिए और यहाँ से शुरुआत करिए। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने यहाँ से 8% 2 केसेस ले लिया। अगर मेरे 1 केस ख़राब भी हो जाता है तो हम दूसरे केस में तुरंत स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, वरना साथ साथ लेके चल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें x के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो पहले x से शुरुआत कर लेते हैं, जो हमें ईजी लग रहा है हम उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो x के थर्ड राइट क्या है, y है, यानी कि अब हमारे अकॉर्डिंग, अगर हमारे अकॉर्डिंग राइट ये होगा, बट
आउटसाइड है फेस, यानी कि राइट इधर से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि y क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब हमने y बिठा दिया है। अब देखिए और कुछ बताया गया है, तो यहाँ पे बोला है y और x के आसपास क्या है, z नहीं होना चाहिए, यानी कि z यहाँ नहीं होना चाहिए और z यहाँ नहीं होना चाहिए और z यहाँ नहीं होना चाहिए, यानी कि और z यहाँ नहीं होना चाहिए, z या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, अब z के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो वो देख लीजिए। तो वो अब एक चीज़ और देख लीजिए, t भी नहीं होना चाहिए, तो हमने ये t भी यहाँ भी लिख दिया कि t भी नहीं होगा y के आसपास। ठीक है, तो वो चीज़ हमने लिख ली। तो अब चीज़ें हमने देख ली, तो या तो t यहाँ होगा, यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। अब मैं देख लेती हूँ कि मुझे z के रिगार्डिंग पता चल गया, z यहाँ बैठ सकता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठ सकता है और कहीं नहीं बैठ सकता, दो ही पोजीशन दी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि हम कैसे बिठाते हैं। तो इन्हीं दो पोजीशन में बिठाना है तो करके देख लेते हैं। अगर हम s को यहाँ करते हैं तो सेकेंड लेफ्ट करेंगे तो 1 2, तो यहाँ तो नहीं बैठ सकता। अगर मैं s को करूँगी 1 2, यहाँ भी नहीं बैठ सकता क्योंकि s के इमीडिएट नेबर नहीं है। तो अगर मैं s को यहाँ बिठा देती हूँ 1 2, तो इस केस में हमारा z बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में बैठ जाएगा z। अब हमारा बचता है t और u। अब t कहाँ, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, t यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। तो अगर मैं t को यहाँ से बिठाती हूँ तो t के राइट में क्या हो जाएगा, t का राइट कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से ना लेके यहाँ से शुरू होगा 1 2 3, यानी कि u अगर यहाँ बिठा दूंगी तो v भी मेरा यहाँ बैठेगा। और यहाँ मुझे बताया इसने z और u के v क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, z और u का। तो उस केस में तो u तो यहाँ बैठ नहीं सकता, तो मैं यहाँ t को बिठा सकती हूँ, है ना। तो t को अगर मैं बिठा देती हूँ तो t के राइट देखोगे तो अगर हम अपनी डायरेक्शन देखते हैं तो इधर से लेफ्ट होगा, तो वही चीज़ होगी। तो इसके लिए राइट हो जाएगा, आउटसाइड में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1 2 3, यानी कि u कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर ऑटोमेटिकली फिर v यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ ना तो z है ना ही u है, कोई भी नहीं है t के आसपास और v के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो अब हमारा क्या बच गया, अब हमारा कोई एक पर्सन बच गया, वो है w। तो वो w ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप देखिए जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, कौन से आपको किससे लिंक बैठ रहा है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख के सॉल्व करें तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी होगी आपको सॉल्व करने में, ना। तो ये w मैं आपको सही से लिख देती हूँ, तो w ये रहा, तो यहाँ पे w है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मैंने तो फर्स्ट केस में सॉल्व कर लिया। अगर आपका फर्स्ट केस में नहीं होता है तो आप दो केस को साथ में लेके चलिए कि अगर y यहाँ बैठा है तो आप y को यहाँ पे भी बिठा के देख लीजिए, उस केस में भी। तो कोशिश कीजिए आप थोड़ा दिमाग में भी एनिमुलेट करते हुए चलें। अगर क्योंकि ज़्यादा करेंगे हाथ से तो थोड़ा पेन का यूज़ करेंगे तो टाइम टेकिंग तो होता ही है, देखिए, है ना। बट अगर हम माइंड में ही थोड़ी एनिमुलेट करना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी और चीज़ें को हम ईजिली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से पढ़िए और चीज़ें देखिए कि हमें क्या क्या किसका किससे लिंक बैठ रहा है, किससे रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा ये पज़ल हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा ये पज़ल बन जाता है इस क्वेश्चन का। तो चलिए जो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन z और s, z और s के बीच में एग्जैक्ट कौन बैठा। अब z और ये x यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके बीच में कौन है, इनके बीच में u है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आप देखिए तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमें, ऑप्शन बी इज़ u। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ u। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये रहा, देखिए ये पज़ल हमारा करेक्ट आंसर देख लीजिए इसका। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि यू हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाउ मैनी पर्सन आर देयर बिटवीन टी एंड डब्ल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम टी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये बोला है टी से स्टार्ट करिए और एंटी क्लॉकवाइज बिठाना है। ठीक है, अब टी देखिए, पहले देखिए कि टी है कहाँ, टी ये रहा,
ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करना है यानी कि हमारी उल्टी डायरेक्शन, ठीक है। तो उस तरीके से तो ये बोला है एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो ऐसे शुरू होगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर से शुरू होगा, ठीक है। तो मतलब हमारी उल्टा डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो उस केस में जाहिर सी बात है इधर से शुरू होगा, तो 1 2 3 4, तो उस केस में हमारा 4 बैठेगा। कितने, टी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4। अगर हम क्लॉकवाइज तो हमारा इधर से शुरू होगा, यानी कि क्लॉक हमारी इधर से शुरू होती है। एंटी क्लॉक बोला, ये चीज़ तो आपको पहले ही क्लियर होगी, हम लोगों ने डायरेक्शन में पढ़ चुके हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, ठीक है। तो वैसे ईजिली है, हमारी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन हो जाती है, और एंटी क्लॉक हो जाएगी हमारी ठीक उल्टी डायरेक्शन हो जाती है। तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं टी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हैं, टी और डब्ल्यू के बीच में 4 लोग हैं। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कि हमारे ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है हमारा 3, ऑप्शन सी दिया है हमारा 1, ऑप्शन डी दिया है यानी कि 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 4 हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 4 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 4 हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, इन विच ऑफ फॉलोइंग पेयर द फर्स्ट पर्सन सिट सेकेंड टू राइट ऑफ सेकेंड पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिट सेकेंड टू राइट ऑफ सेकेंड पर्सन, यानी कि सेकेंड पर्सन के बारे में बात रही है, सेकेंड पर्सन के राइट में होना चाहिए, सेकेंड राइट होना चाहिए। जो फर्स्ट पर्सन जो हुआ है ना वो सेकेंड राइट होना चाहिए हमारे सेकेंड पर्सन के, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा लैंग्वेज को समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एग्जाम में ना हमारे लैंग्वेज के साथ ही थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को आप क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, सेकेंड राइट किसके होगा, सेकेंड पर्सन के, यानी कि जो हमें ऑप्शन में दिया है उसके सेकेंड पर्सन के होगा, ठीक है। तो उस केस में ऐसे करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सेकेंड पर्सन, पहले हम ऑप्शन ए देख लेते हैं कि तो इसमें क्या हम ऑप्शन के साथ डील कर, ऑप्शन के साथ लेके करेंगे, एलिमिनेट करेंगे कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन है, और सबसे इजी तरीका होता जो डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना, इन ऑप्शन में, है ना। तो सबसे पहले चीज़ ये देख लीजिए, बट क्या है ईजिली करना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो जैसा जैसा बोला है हम वैसा वैसा करेंगे। तो ये बोला यू, यानी कि सेकेंड पर्सन यहाँ पे क्या है, यू। अब यू का हम क्या देखेंगे, यू का सेकेंड राइट देखा है, तो इधर से देखते हैं तो हमारा राइट नहीं होगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में डब्लू नहीं होगा, तो उस केस में ये फर्स्ट तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब हम सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या, सेकंड पर्सन कौन हो जाता है, सेकंड पर्सन वाई हो जाता है, और वाई का राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा अगर हमारी डायरेक्शन में, बट अगर इधर से लेफ्ट कर लीजिए और इधर राइट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे उल्टे डायरेक्शन के फेस आउटसाइड है, तो इस केस में करेंगे। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि सेकंड राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वाई के सेकंड राइट 1 2, यानी कि जेड बैठ रहा है, तो उस केस में ये तो सही बैठ रहा है हमारा, तो ये तो सही हो गया। चलिए हम बाकी ऑप्शन भी आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, सेकंड पर्सन को ही हमें जज करना है, ठीक है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ही हमें बताना है। अब वी ये रहा, वी का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, यानी कि अगर क्लॉकवाइज करते हैं, बट हमें इसने एंटी सेंटर आउटसाइड है, तो हमें ठीक उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, यानी कि ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो इधर से देखते हैं, राइट में उसने बोला है, तो राइट अगर हम देखते हैं तो यहाँ डब्लू होना चाहिए, एक्स की जगह डब्लू होता तो ये सही हो जाता। तो इस तरीके से हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट हमारा आंसर हमें मिल गया था, तो ऑप्शन बी हमें मिल गया था, यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या मिल गया था, जेड और वाई हमारा आंसर हो जाता। जेड और वाई क्या हो जाता हमारा, फर्स्ट पर्सन इज सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सेकेंड पर्सन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जेड वाई हो जाता है। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जेड वाई इसका आंसर है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ नेबर इज़ बी, यहाँ ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो वी का इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा, तो बी का इमीडिएट नेबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा या तो वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए टी और वाई दिया है, तो ऑप्शन सी हमें दिया है टी और वाई, तो ये हमारा आंसर सही हो जाता है यहाँ पे।
तो टी और वाई ये तो इजी क्वेश्चन था, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो इसका आंसर टी और वाई बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सर्कुलर पज़ल में आज हमने, थोड़ा मैं इसको सही से लिख देती हूँ, सर्कुलर पज़ल में आज हमने इनसाइड और आउटसाइड के क्वेश्चन देखे कि हमने आउटसाइड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। आज के फर्स्ट पार्ट में हमने सर्कुलर पज़ल के पार्ट इस 1 में हमने किया। अब इसका सर्कुलर पज़ल का हम क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम दोनों मतलब इनसाइड भी सम पर्सन इनसाइड और सम पर्सन आउटसाइड, ये चीज़ें हम एक ही क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगी। तो इन क्वेश्चन के साथ हमें कैसे कौन सी अप्रोचेस लेनी चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो ये हम पार्ट 2 में करेंगे। इसके सर्कुलर पज़ल के पार्ट 2 में करेंगे। तो हम इसको देखना ना भूलें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा सर्कुलर पज़ल का पार्ट 2 का। तो उसे आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप पार्ट 1 तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही है, पार्ट 2 आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसी के साथ आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हमारे लिए मस्ट है हमारी एग्ज़ाम्स के लिए, और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही मस्ट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपकी पज़ल में आपको बहुत आसानी होगी। जितना आप पज़ल में प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग बहुत है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और फैमिलियर हो जाइए क्वेश्चन के साथ, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ अब हम सेकंड पार्ट में आप इसका देखना ना भूलिएगा, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का। तो उसमें हम आउटसाइड और इनसाइड करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा वो पार्ट, और वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं उसमें क्वेश्चंस। तो इसी के साथ आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।